नमस्कार। क्या होता है जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें टकराव के रास्ते पर आ जाती हैं? आज हम सीधे मुद्दे की जड़ तक पहुंचेंगे और एक ईरानी अधिकारी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच ये तनाव आखिर इतना बढ़ क्यों रहा है। हम उनकी अर्थव्यवस्था, उनके इतिहास, उनके नेतृत्व, हर पहलू पर नजर डालेंगे। तो चलिए, इस अधिकारी के दृष्टिकोण को समझने के लिए गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि उनके लिए असल में दांव पर क्या लगा है। तो सबसे पहले ये अधिकारी एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि ये सारा खेल पैसे और नियंत्रण का है। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी संप्रभुता पर सीधा हमला है। देखिए, यहाँ कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की गई है। अधिकारी साफ कहते हैं कि अगर अमेरिकी सैनिक उनके तेल टर्मिनलों पर कब्जा कर लेते हैं तो ये समझिए कि उन्होंने ईरान की अर्थव्यवस्था का गला ही घोट दिया। और ये सिर्फ एक रणनीतिक खतरा नहीं है। इस अधिकारी के लिए जमीन पर सेना भेजने का ख्याल ही एक ऐसे देश का काम है जो सत्ता के नशे में है। मतलब ये उनके अहंकार की निशानी है। उनकी निंदा में कोई कमी नहीं है। वो इस तरह की कार्रवाई को सिर्फ एक गलत फैसला नहीं मानते हैं, बल्कि वो इसे दुष्ट, लापरवाह, अवैध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हर नियम के खिलाफ देखते हैं। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है। लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं हैं। इस अधिकारी के पास अमेरिका के लिए एक बहुत ही साफ और बहुत ही गंभीर चेतावनी है। और ये चेतावनी अमेरिकी इतिहास के ही एक काले अध्याय से जुड़ी हुई है। और ये कोई काल्पनिक खतरा नहीं है। अधिकारी साफ साफ उन हजारों अमेरिकी मरीन्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जो उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा मोड़। जब इस सैन्य खतरे का जवाब देने की बात आती है तो अधिकारी अपनी मिसाइलों या टैंकों की बात नहीं करते। वो इतिहास की किताबों की ओर इशारा करते हैं और एक ऐसा नाम लेते हैं जो हर अमेरिकी के मन में एक डर पैदा कर देता है, वियतनाम। तो यही है वो भविष्य जिसकी भविष्यवाणी ये अधिकारी कर रहे हैं। एक दलदल, एक ऐसी उलझी हुई खतरनाक स्थिति जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसके बारे में उनका मानना है कि अमेरिका जीत ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है कि अगर हालात इतने तनावपूर्ण हैं तो फिर ये लोग आपस में बात क्यों नहीं कर लेते? अधिकारी का जो जवाब है ना, वो ये बताता है कि उनकी प्राथमिकता बातचीत नहीं बल्कि रक्षा है। तो उनसे सीधे सीधे पूछा जाता है, क्या आप अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं? क्या डिप्लोमेसी का कोई रास्ता बचा है? जवाब बिल्कुल साफ और दो टूक है। अभी कूटनीति, अभी के लिए कोई विकल्प नहीं। इसके बजाय पूरा ध्यान वीर राष्ट्रवादी रक्षा, अपनी जमीन की अखंडता और संप्रभुता पर है। और वो ये भी साफ कर देते हैं कि तनाव कम करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। उनका संदेश है कि पहले हमलावरों को अपना अवैध और लापरवाह व्यवहार रोकना होगा, उसके बाद ही बातचीत की कोई गुंजाइश बन सकती है। लेकिन इस तरह का कड़ा रुख बनाए रखने के लिए जबरदस्त सहन शक्ति की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि वो आखिर कब तक टिके रह सकते हैं? अधिकारी के लिए इसका जवाब आज में नहीं बल्कि हजारों साल के इतिहास में छिपा है। तो उनसे ये सवाल पूछा जाता है, आपकी सेना असल में कब तक इसका सामना कर सकती है? इसकी कोई सीमा तो होगी। उनका जवाब किसी सैन्य रणनीति के बारे में नहीं है, ये उनकी पहचान के बारे में है। जब तक जरूरत होगी, वो कहते हैं। वो हजारों सालों की उथल पुथल का हवाला देते हैं और ऐलान करते हैं, ईरान हमेशा तनकर खड़ा रहा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो एक ऐसी टाइमलाइन की ओर इशारा करते हैं जो प्राचीन काल से लेकर 1980 के दशक के उस भयानक युद्ध तक जाती है। उनके लिए आज का ये संघर्ष उस लंबे और लचीले इतिहास का बस एक और अध्याय है। तो देश के इस बड़े रुख से हटकर अब हम एक बहुत ही खास और रहस्यमयी सवाल पर आते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे है कौन? वो नए सर्वोच्च नेता जिन्हें किसी ने देखा नहीं है, उनका क्या स्टेटस है? सीधे सवाल पूछे जाते हैं। नए सर्वोच्च नेता कहाँ हैं? उनकी तबीयत कैसी है? और वो सबके सामने क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ एक लिखित बयान ही क्यों जारी किया गया है? जवाब बहुत तेज और रक्षात्मक हैं, कोई अटकलबाजी नहीं। वो स्वस्थ हैं और सब कुछ उनके नियंत्रण में है। वो कब सामने आएंगे? जब उनका कार्यालय तय करेगा। संक्षेप में, सब ठीक है, इस बात को यहीं खत्म करो। और आखिर में ये सारी बातचीत एक बहुत ही सीधे और बहुत तीखे संदेश पर आकर खत्म होती है, जो सीधे तौर पर अमेरिकी नेतृत्व के लिए है। ये सलाह बहुत तीखी और बेहद साफ है।
ईरान के बारे में सोचने से पहले 2 बार सोचें। उन लोगों की सलाह मत लें जो इस देश को समझते नहीं हैं। और सबसे अहम बात, इजरायली एजेंडे से सावधान रहें, जिसके बारे में उनका दावा है कि वो अमेरिकी खून बहाकर युद्ध जीतना चाहता है। और इसी के साथ हम इस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब कोई देश अपने आज को पूरी तरह से अपने अतीत के चश्मे से देखता है, तो उसके भविष्य में असल में क्या हो सकता है? क्या इतिहास एक रास्ता दिखाता है या फिर वो एक पिंजरा बन जाता है?